जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर। क्योंकि पिछली क्लास में मैंने महत्वपूर्ण तरीके से आपको सातवाहन वंश के बारे में प्रमुख जानकारी दी थी और आज भी मैं प्रमुख सातवाहन वंश को समाप्त करने जा रहा हूं। विद्यार्थियों, यदि आप 2023 के अंतिम में एक बेहतरीन सी जॉब पाना चाह रहे हैं तो सीधा जुड़ जाना है फ्यूचर एकेडमी XYZ से, क्योंकि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बेस्ट कंटेंट, बेस्ट मटेरियल, बेस्ट टीम के साथ आपको यहाँ पर दिया जाता है। विद्यार्थियों, आपके लिए एक विशेष सूचना यह भी है कि 1 तारीख से अब होने वाली है आपकी प्रारंभ बॉटनी, वो भी डिजिटल रूप से। देखिएगा ज़रूर किस टाइप से होगी, क्या कंडीशन होगी, सारी चीज़ें प्रमुख रूप से मैं आपको वहाँ पर बताने का कार्य करूँगा। चिंता मत करना, बेस्ट मटेरियल वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। सोचिए, बॉटनी को जूलॉजी को हमने कंप्लीट किया, प्रारंभ करने वाले हैं बॉटनी, और कहीं ना कहीं बहुत जानदार शानदार क्लासें वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो चलते हैं आज आगे की क्लास की ओर। विद्यार्थी, एक बात कहना चाहूँगा, आगे की क्लास की ओर बढ़ने से पहले मुझे चंद पंक्तियाँ याद आती हैं। बहुत सारे विद्यार्थी हैं कि मैं सूरज जैसा चमकना चाहता हूँ। तो भैया, सूरज जैसा बनना है ना, तो सूरज जितना जलना होगा, और नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। अगर सूरज जैसा बनना चाह रहे हो तो भैया सूरज जितना जलना भी होगा, क्योंकि सूरज जलता है तभी चमकता है, क्या ना? सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, और नदियों सा आदर पाना है, यानी नदियों को जो सम्मान दिया जाता है वो सम्मान चाहिए। तो नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत को छोड़ निकलना होगा। अर्थात आपको सारे काम छोड़कर सिर्फ पढ़ाई में जुट जाना है, तब जाकर आपको नदियों से सम्मान मिलेगा। और मिलेगा ज़रूर, मिलता है लोगों को। यार हमें ये बताओ, जो लोग जॉब करते हैं, जो नौकरी करते हैं, वो क्या इंसान नहीं होते हैं? वो भी तो इंसान ही होते हैं, वो भी तो पढ़ के ही लगे हैं ना। तो आप जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? समझिए ना इस चीज़ को। जीवन में विशेष उदाहरण अपने आसपास से लीजिएगा। उन्होंने विशेष विपत्तियों का सामना करते हुए एक बेहतरीन सी जॉब को प्राप्त किया। तो क्या वो कर सकते हैं? तो क्या आप नहीं कर सकते हैं? सब कर सकते हैं, बशर्ते मेंटलिटी जिसकी जैसी है वैसा काम करता है। किसी की मेंटलिटी बहुत अच्छी है, पढ़ रहे हैं बढ़िया तरीके से, जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो। किसी की मेंटलिटी बहुत ख़राब है तो घूम रहे हैं इधर पे उधर, सिगरेट फूंके जा रहे हैं। सिगरेट फूंकने वाले बहुत समझते हैं, वो समझते हैं अरे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं हम। कौन समझाए इन बेवकूफ़ों को? बट ठीक है, जिसका जो चल रहा है चलने दो। अपन को तो भैया पढ़ाई करनी है, तो भैया जुट जाओ और टेंशन मत लो, सिलेक्शन तो मैं दिला दूंगा, ठीक है? तो चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर। बहुत जानदार शानदार है भैया जी क्लास, क्योंकि आज सातवाहन वंश समाप्त हो जाएगा। और कल मैं प्रमुख रूप से बात करूंगा गुप्त काल के बारे में कि गुप्त काल क्या है, ठीक है? अच्छा देखो, इस वंश का सबसे प्रतापी जो शासक था गोमती पुत्र शतकर्णी था। भैया बहुत जानदार शानदार जी शासक था ना शतकर्णी, गोमती पुत्र शतकर्णी थे। एक बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन कहा गया कि बताइए शतकर्णी कौन था, तो आपको पता होना चाहिए शतकर्णी गोमती पुत्र शतकर्णी था। किसका पुत्र था? कहना सर गोमती पुत्र शतकर्णी था। इसने इसके समय में नासिक के शंख शासक नहपान आक्रमण किया था, किंतु गोमती पुत्र शतकर्णी ने उसको पराजित कर दिया। अच्छा विद्यार्थियों, एक बात को समझ रहे हो, यहाँ पर लिखा है गोमती पुत्र, यानी इनकी माता का नाम था गोमती। पहले मैं बता दूं, यह जो वंश था सातवाहन वंश था, ये मात्र सत्रात्मक था, यानी माता का नाम पहले लिया जाता था और पुत्र का बाद में लिया जाता था। जैसे कि आज हम प्रमुख रूप से बात करें तो हमारा जो है पितृ सत्रात्मक है। पहले पिता का नाम चलता है, उसके बाद पुत्र का नाम चलता है ना। आपको फिलहाल मोदी जी की इतनी कृपा रही है कि महिलाओं को क्या बना दिया गया? मालिक बना दिया गया। राशन कार्ड में मालिकिन वही हैं, ये तो ठीक है। लेकिन आपको बता दें, सातवाहन वंश की बात करें तो ये मात्र सत्रात्मक था। पहले माता का ही नाम हुआ करता था, इसके बाद पुत्र का या पुत्री का नाम होगा, पिता का नाम नहीं चलता पहले। अब अपने यहाँ पिता का नाम चलता है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, तो इसीलिए लिखा है गोमती पुत्र शतकर्णी। क्या लिखा है? कहना सर गोमती पुत्र शतकर्णी, ठीक है? तो इतनी बात समझ में आ गई। पहली लाइन में अगर कोई दिक्कत है तो पहले तो ये बताओ, उसके बाद चलते हैं आगे। वो कह रहा है इस वंश का सबसे प्रतापी जो शासक था वो गोमतीपुत्र शतकर्णी था। इसके समय में नासिक के संघ शासक नहपान ने आक्रमण किया, किंतु गोमतीपुत्र शतकर्णी ने उसको क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और इसकी जानकारी भी हमें मिलती है। देखो विद्यार्थियों को एक बात बताऊं, ये पुरानी चीज़ें हैं, हमने या हमारे पिताजी ने या हमारे दादाजी ने नहीं देखी हैं। तो ये क्या लगाते हैं हम लोग? अनुमान लगाते हैं चीज़ों को समझ कर। जैसे
जैसे किसी परिस्थिति के अनुसार उस चीज़ की एक स्टोरी बनती है। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे ये स्टेडियो है पूरा अपना, ठीक है, यहाँ पर बोर्ड लगा है, मैं पढ़ा रहा हूँ। अब कहीं ना कहीं किसी दुर्घटनावश ऐसे ही दब जाए तो जब खुदाई होगी यहाँ पर तो ये अनुमान लगाया जाएगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो टीचर होंगे वो पढ़ाते होंगे। तो ये क्या है, एक अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, तो इसकी जानकारी देखो, इसकी जानकारी जो है हमें महाराष्ट्र के नासिक, क्या महाराष्ट्र के नासिक जोंग लथवी से मिलती है, मिले सिक्कों से मिलती है, जिसके एक ओर तो गोमती पुत्र सतकर्णी, एक ओर तो गोमती पुत्र सतकर्णी एवं दूसरी ओर नहपान का नाम और उसका चित्र हमें देखने को मिलता है। तो ये बात समझ में आ गई। अगर इसकी जानकारी तो मिलती कहाँ से है, कहना सर इसकी जो जानकारी है हमें महाराष्ट्र के नासिक लथवी से मिले सिक्कों से मिलती है। इसके एक ओर गोमती पुत्र सतकर्णी एवं दूसरी ओर नहपान का नाम का चित्र वर्णित है। आगे बात करें गोमती पुत्र सतकर्णी के सातवाहन वंश की खोई हुई प्रतिष्ठा को लौटाने का कार्य किया। याद रखिएगा, जो गोमती पुत्र सतकर्णी जो थे वो कहीं ना कहीं बहुत जानदार शानदार थे। कौन थे, बहुत जानदार शानदार। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको मैं बताऊँ ना, ये जो गोमती पुत्र सतकर्णी थे ना, सातवाहन वंश की जो खोई हुई प्रतिष्ठा थी, क्या थी, खोई हुई प्रतिष्ठा थी ना, उसको पुनः लौटाने का कार्य किया था। वो किसने किया था, कहना सर ये सातवाहन वंश के गोमती पुत्र सतकर्णी ने किया था। इसकी खोई हुई जो प्रतिष्ठा थी उसको पुनः लौटाया गया, लौटाने का कार्य किया। इस वंश का अगला जो शासक था वो वशिष्ठ पुत्र माम्बी, ठीक है, ये कौन था, पुल्लू माम्बी था, ठीक है। आगे अगर हम बात करें इसमें, इसके समय पुनः उज्जैन के शंख आक्रमण हुआ। इसके समय में क्या हुआ, पुनः फिर शंख का आक्रमण हुआ और इस बार शंख पर आक्रमण का नेतृत्व जो कर रहा था, शंख के आक्रमण का जो नेतृत्व कर रहा था वो नेतृत्व करने वाला बहुत जानदार शानदार था। उसका नाम था रुद्रदमन। क्या था ये रुद्रदमन जो था भैया जी, आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा, इतना गजब नेतृत्व करता था ना चीज़ों का, और इतना बहुत बलशाली, जानदार, शानदार, इतनी ताकत रखता था ना भाई साहब, 10-10, 20-20 सैनिकों को तो ऐसे ही फेंक देता था। वो बहुत दमदार था और इसका संघ का आक्रमणकारों का क्या कर रहा था, नेतृत्व करने का कार्य कर रहा था, जिसका नाम क्या था, कहने से रुद्रदमन था। आगे समझो, इन्होंने आंध्र प्रदेश पर विजय प्राप्त करने पर प्रथम आंध्र सम्राट की उपाधि को धारण किया। क्या किया, इन्होंने आंध्र प्रदेश पर विजय प्राप्त कर प्रथम आंध्र सम्राट की उपाधि को धारण किया। यहाँ पर देखो एक महत्वपूर्ण बात बताई गई, सातवाहन वंश को मात्र सत्रात्मक का, ये मैंने बात बताई ना भी आपको कि मात्र सत्रात्मक का मतलब होता है यानी माता का नाम पुत्र या पुत्री के पहले आ जाता है, उसको बोलते हैं मात्र सत्रात्मक। अभी हम जिस समाज में रहते हैं वो है पितृ सत्रात्मक, यानी पिता का नाम पहले लिया जाता है, जो बच्चा होता है वो पिता के नाम से जाना जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। और आपको बताएं मात्र सत्रात्मक तो था, परंतु जो राजा बनता था यानी जो अधिकार थे वो मालिक जो था वो कौन था, पुरुष ही था। और आज के समय की बात करूं तो राशन कार्ड में मालिक हो गई हैं महिलाएं, इसलिए भाई साहब थोड़ा सा संभल कर रहिएगा आप लोग, है ना। तो इन्होंने आंध्र प्रदेश पर विजय प्राप्त कर प्रथम आंध्र सम्राट की उपाधि को धारण किया। सातवाहन वंश मात्र सत्रात्मक था। आगे बात करें, यहाँ नाम के पहले माता का नाम, यहाँ नाम के पहले माता का नाम लिखा जाता था, और परंतु जो राजा पुरुष ही होता था, परंतु जो मालिक होता था वो पुरुष ही होता था, या राजा होता था वो पुरुष ही होता था। आगे समझो, ऐसा कहा जाता है कि सातवाहन काल की भूमि उस समय कि सबसे उपजाऊ भूमि थी। उस समय क्या थी, सातवाहन काल की सबसे उपजाऊ भूमि मानी जाती थी या थी। ऐसा कहा जाता है कि सातवाहन वंश की जो भूमि थी वो उस समय की सबसे उपजाऊ भूमि थी। आगे बात करें तो चांदी के जो सिक्के चलते थे नहीं भैया उसको बोलते थे कांशापर्ण, और जो सोने के सिक्के चलते थे उसको बोलते हैं सुवर्ण कहा जाता था। तो भैया ये क्लास थी और बहुत जानदार शानदार थी, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने सभी चीज़ों को विस्तृत रूप से आपको लिखाने का प्रयास किया और लिखाने का कार्य किया, समझाने का कार्य किया, और मेरा प्रयास था कि आपको बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझा दूं
और आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। कल मैं प्रमुख रूप से बात करूंगा गुप्त काल के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, कतई गजब इंपॉर्टेंट है। इसके बाद गुप्त काल के बाद समुद्रगुप्त, ये अब भैया बहुत गजब चीज़ें हैं। गुप्त वंश आ गया सीधा, ये चीज़ें बहुत यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आपको मैं बताऊँ बहुत ज़्यादा आते हैं। और ठीक है, तो चलते हैं एक बार बेहतरीन से रिवीजन की ओर, उसके बाद करते हैं आगे की चर्चा पर लोग। अगर बात करें सातवाहन वंश की, तो इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था, वो कौन था? गोमतीपुत्र सतकर्णी था। इसके समय में नासिक के संघ शासक किसने कहना सर नहपान ने आक्रमण किया था, किंतु गोमतीपुत्र सतकर्णी ने इसको पराजित कर दिया था। इसकी जानकारी महाराष्ट्र के नासिक, कहाँ से मिलती है? महाराष्ट्र के नासिक जोंग लथवी से मिले सिक्कों से मिलती है। इसके एक और तो गोमतीपुत्र सतकर्णी एवं दूसरी ओर नहपान का नाम और चित्र है। गोमतीपुत्र सतकर्णी ने सातवाहन वंश की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः लौटाने का कार्य किया। इस वंश का अगला जो शासक था वशिष्ठ पुत्र कौन था? मुल्लुमावी था। ठीक है, इसके इसके समय में पुनः उज्जैन का शासक संघ का आक्रमण हुआ, और इस बार जो संघों का आक्रमण का जो नेतृत्व कर रहा था वो रुद्रदमन था। इन्होंने आंध्र प्रदेश पर विजय प्राप्त की और विजय प्राप्त कर प्रथम आंध्र सम्राट की उपाधि को धारण भी किया। सातवाहन वंश मात्र सत्रात्मक था। ठीक है ना, क्या था? मात्र सत्रात्मक था। यह यहाँ पर नाम के पहले माता का नाम लिखा जाता था, परंतु राजा जो था राजा तो पुरुष को ही माना जाता था, या मालिक जो होता है वो पुरुष ही होता था। ऐसा कहा जाता है कि सातवाहन वंश की जो भूमि थी उस समय बहुत उपजाऊ मानी जाती थी और थी। अगर चांदी के सिक्कों की बात करें तो इसको कांशापर्ण तथा सोने के सिक्कों को स्वर्ण कहा जाता था। ये थी आज की जानदार सी शानदार सी क्लास। प्रयास बहुत बढ़िया था आप लोगों का समझने का, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में भी आई होंगी। विद्यार्थियों, सिलेक्शन चाहिए तो मैं बार बार कहता हूँ रिवीजन करिए, डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन पर फोकस करिए, क्योंकि जब आप रिवीजन करेंगे ना तो गारंटी दूंगा भाई साहब, गारंटी दे रहा हूँ इस बात की, बहुत 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 गजब तरीके से आपका सिलेक्शन बहुत पास आ जाएंगे आप। रिवीजन करिए, बस डेली रिवीजन करो, वीकली रिवीजन करो। वीकली रिवीजन इसलिए क्यों, जो एक हफ्ते में पढ़ा होता है उसका रिवीजन भी आवश्यक होता है। ठीक है, सफलता तो मिलनी है, ठीक है ना, बहुत सारे लोगों को मिली भी है तो आपको भी मिलेगी। ठीक है, तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लूँगा। जो विद्यार्थी नए हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करके आएंगे अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन गजब लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसका स्क्रीनशॉट प्रमुख तरीके से ले लीजिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है, वहाँ से आप मुझसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। इसके बाद वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आखिरी में कहता हूँ, ठीक है ना, चीज़ें थोड़ी सी भी अगर समझ में आई है ना, थोड़ी सी भी अगर काम की है ना, तो सीधा भेज दो शेयर करने के लिए, जानदार शानदार तरीके से शेयर कर दो। और लाइक तो आप कर ही दोगे, उसकी तो हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। और सब्सक्राइब तो आप करवा ही दोगे किसी ना किसी से, आपने तो कर रखा ही होगा। ठीक है ना, जय हिंद, जय भारत।